अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और यह सत्र 21 जुलाई तक चलेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने इस बाबत अधिसूचना भी उनके द्वारा जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक विधानसभा के मानसून सत्र में 4 बैठकें होनी है और इस सत्र में वित्तीय कार्य के साथ भी अन्य शासकीय कार्य किए जाएंगे। ये 5वीं विधानसभा का 17वां सत्र होगा। ये सत्र कई अहम इसमें घोषणाएं की जाएंगी और इस सत्र में सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। अब इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को भूमि सम्मान 2023 बेमेतरा और सरगुजा को मिला सम्मान। राष्ट्रपति 18 जुलाई 2023 को करेगी सम्मान प्रदान। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बेमेतरा सरगुजा को सम्मानित करेगी। जिला कलेक्टरों को उनकी टीम के साथ मिलेगा सम्मान। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में भूमि सम्मान 2023 बेमेतरा और सरगुजा को मिलेगा सम्मान। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति 18 जुलाई को सम्मानित करेगी। जिला कलेक्टर्स को उनकी टीम के साथ सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को भूमि सम्मान 2023 बेमेतरा और सरगुजा को मिलेगा सम्मान। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 जुलाई 2023 को सम्मानित करेगी। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को भूमि सम्मान 2023 बेमेतरा और सरगुजा को मिलेगा सम्मान। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हरेली के अवसर पर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ी अस्मिता को लेकर सियासत देखने को मिली है। सीएम हाउस में पारंपरिक अंदाज में हरेली का त्योहार मनाया गया। बीजेपी ने अपने प्रदेश कार्यालय में हरेली त्योहार मनाया गया और इसी के साथ दोनों दल आमने सामने नजर आए। छत्तीसगढ़ी संस्कृति और अस्मिता को लेकर कांग्रेस और भाजपा पिछले 4 सालों से आमने सामने है। सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर पारंपरिक अंदाज में सोमवार को हरेली का त्योहार मनाया। सीएम हाउस के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए गए। सीएम हाउस को पारंपरिक अंदाज में सजाया गया और वहां छत्तीसगढ़ी नर्तकों और लोक कलाकारों ने मेले जैसा माहौल बना दिया। सीएम भी पारंपरिक अंदाज में गेड़ी चढ़ते और रैचुली का मजा लेती नजर आए। गौ माता का पूजन कर उन्होंने पारंपरिक खिचड़ी खिलाई। दूसरी ओर भाजपा कार्यालय में भी हरेली की धूम नजर आई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कृषि यंत्रों और गौ माता की पूजा की और वो गेड़ी चढ़ते हुए भी नजर आए। भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने भी हरा वस्त्र पहनकर हरेली सेलिब्रेट किया। हालांकि इस त्योहार के जश्न के बहाने कांग्रेस और भाजपा के नेता एक दूसरे पर निशाना साधते भी नजर आए। छत्तीसगढ़ मतारी तस्वीर और मंच में लगाया गया अमित शाह जी आए थे, हरेली आए थे, तो वो लोग भी गौ माता को लोधी खिलाने का काम उन्होंने किया था। नकल कर रहे हैं हमारे। हरेली का त्योहार भूपेश बघेल जी के आने के बाद मना है, ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति और सभ्यता, जैसा मैंने कहा, कि समृद्ध है। हर छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के त्योहारों को बड़ा उत्साह से परंपरागत ढंग से मनाता है, उसी तरह से हम मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीते 4 सालों में अपने किए कामों और छत्तीसगढ़ी अस्मिता के सहारे चुनावी बैतरणी पार करना चाहती है, लेकिन अब भाजपा भी कांग्रेस की सी नाव पर सवार होने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को संस्कृति पर हो रही सियासत का लाभ मिलेगा या नहीं, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। लेकिन भाजपा भी अब कांग्रेस की पिच पर आकर खेलने की कोशिश कर रही है और इसे भी पार्टी अपनी बड़ी सफलता मान रही है। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बीते कई दिनों से चल रहा है बदलाव का क्रम अगले कुछ दिनों में थमता हुआ नजर आया है और वही पीसीसी चीफ को ताजपोशी के पास से संगठन को बड़े बदलाव और अटकलें जो है वो लगाई जा रही थी, लेकिन दीपक बैज ने साफ कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। आखिर किस स्वरूप में होगा बदलाव, किसे मिलेगा कौन सी जिम्मेदारी, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। में बतौर अध्यक्ष दीपक बैज की ताजपोशी के बाद सबसे बड़ा सवाल नई टीम को लेकर था, लेकिन अध्यक्ष बनने के सप्ताह भर के भीतर ही दीपक बैज ने ये साफ कर दिया है कि वो नई टीम नहीं बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये भी स्पष्ट किया है कि पीसीसी में आंशिक बदलाव वो जरूर करेंगे। दरअसल आंशिक बदलाव अपने भरोसेमंद लोगों को महत्व देने के लिए होगा। ये माना जा रहा है कि प्रमुख पदों पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, बल्कि कुछ नए लोगों को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। इसमें सीएम भूपेश बघेल और दीपक बैज ही नहीं, वरिष्ठ नेताओं के कुछ समर्थकों को भी जगह मिल सकती है। जल्द ही 90 सचिवों और संयुक्त महासचिवों की सूची आ सकती है। मोहन मरकाम के पीसीसी चीफ रहते समितियों की जो सूची बनी थी, उसे भी आंशिक फेरबदल के बाद जारी किया जा सकता है। साथ ही जिलों और संभागों में भी नए सिरे से कुछ नेताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि कार्यकारी अध्यक्षों और सीडब्ल्यूसी के लिए चुने जाने वाले नेताओं का चयन एआईसीसी ही करेगी, लेकिन कुछ फैसले पीसीसी के स्तर पर भी होंगे। इसीलिए दीपक बैज कहते हैं कि कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, पर आंशिक रूप से फेरबदल जरूर होगा। देखिए, संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है। हम लोग अनुभवी नेताओं के साथ हम जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। लगता है आवश्यकता अनुसार थोड़े बहुत अगर परिवर्तन करना है, आंशिक संशोधन करना है थोड़े बहुत, तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन नहीं। नए पीसीसी के रूप में दीपक बैज के मोर्चा संभालने के बाद जो नेता पीसीसी में बड़े बदलाव की आस लगाए बैठे थे, उन्हें तो फिलहाल निराशा ही हाथ लगेगी, लेकिन जिन्हें हटाए जाने का डर था वो जरूर इस वक्त राहत की सांस ले रहे होंगे। बहरहाल एक बार फिर रायपुर से दिल्ली तक टीम दीपक में स्थान बनाने के लिए नेताओं में जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने INS न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। विपक्ष और एनडीए की बैठक को लेकर बोली कुमारी शैलजा, बीजेपी का एक और तरीका है लोगों के सामने गलत बातचीत करने का। बीजेपी को जब लगता है कि वो अपने आप में सशक्त हो, तो क्या जरूरत है उन्हें 29 पार्टियों की? कहीं ना कहीं कमजोरी है और कमजोरी को ढांकना चाह रही थी। एनडीए की बैठक में जननायक जनता पार्टी में शामिल होने पर कुमारी शैलजा बोली, अच्छी बात है, वो पूरे तरीके से बीजेपी के साथ चल रहे हैं। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी को जो 10 सीटें मिल रही थी, वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिल रही थी। कुमारी शैलजा ने और आगे क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। महासचिव कुमारी शैलजा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आम लोकसभा चुनाव की तैयारियां तमाम पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। विपक्षी दलों की बैठक भी होगी और उसके बाद कल एनडीए की बैठक भी होती हुई नजर आएगी। मैम, सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास 24 पार्टियां, एनडीए के पास 30 पार्टियां, किस तरीके से देखते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी ये एक और तरीका है लोगों के सामने गलत बातें रखना और लोगों को गुमराह करना, बरगलाना। ये इनके डीएनए में है, एनडीए नहीं है, ये इनके डीएनए में है। अब अपने आप को अगर ये समझते हैं कि इतने मजबूत हैं और अकेले अपने दम पे भारत सरकार चलाने में सक्षम हैं, तो क्या ज़रूरत है इनको इन 29 लोगों की? क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, आज के दिन आप ये समझ लीजिए कि अगर एक इतना स्ट्रांग है तो आपको 29 इतने छोटे लोगों की क्या ज़रूरत? कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को ढकना चाह रहे हैं। दूसरी ओर जो विपक्ष की पार्टियां हैं, हमारे पास आप देखिए कि एक तो विचारधारा की लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, और दूसरा जो ये भेदभाव की नीति केंद्र सरकार ने अपना रखी।
पानी को लेकर जिस तरह की राजनीति देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति आई, सीएम अरविंद केजरीवाल की बात करें, कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें, सीधे तौर पर हरियाणा को जिम्मेदार जो है ठहरा दिया। इस तरह की स्थिति पहली बार नहीं है। SYL की बात करें या फिर अन्य चीजों की बात करें, कहीं ना कहीं हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। किस तरीके से इस बयान को? हरियाणा को कैसे जिम्मेदार ठहराएंगे? ये एक तो पंजाब से इनकी सरकार है, तो पंजाब से हमको हमारा शेयर जो हमारा ड्यू है वो दिलवाएं। हरियाणा वासी क्यों सफर करें, वो क्यों खामियाजा भुगते हैं इन बातों का? हमारी शैलजा जी थी जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रही थी। कैमरामैन आकाश के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। छत्तीसगढ़ में 4 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले और यहां पर अगली बार जो है बीजेपी कांग्रेस ने से इतर कोई भी तीसरी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी सरकार बनने का दंभ जो है वो भर रही है, वो आम आदमी पार्टी है। और वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव में उतारने वाले भावी उम्मीदवारों की तलाश भी तेज हो गई है, जो पार्टी को चुनावी आपको बता दें कि वेतरणी पार करवा सके, और इसके लिए पार्टी जो है पुरजोर कोशिश करने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का पदार्पण तो 2013 के चुनाव में हो गया था, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सभी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी उतारे। हालांकि सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। इस बार भी सभी सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी है। बहरहाल पार्टी के चारों सहप्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं। पार्टी के सहप्रभारी हरदीप सिंह मुंडिया ने बदलाव यात्रा की शुरुआत जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र से की और इसी तरह सोमवार को पार्टी के प्रभारी कुनकुरी से बदलाव यात्रा की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में 23 सालों की बदहाल स्थिति को और दोनों ही पार्टियों की लूट को जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे सहप्रभारी बदलाव यात्रा निकाल रहे हैं। उसमें प्रभारी महोदय भी है, जिसकी शुरुआत आज जैजैपुर से सहप्रभारी हरदीप सिंह मुंडिया जी कर रहे हैं। कल कुनकुरी से प्रभारी महोदय आदरणीय संजीव झा जी कर रहे हैं और परसों वैशाली नगर से गैरी बिरिंग जी कर रहे हैं। इस प्रकार हम लगभग 150 स्थानों पे 145 स्थानों से बदलाव यात्रा निकालेंगे और आम आदमी पार्टी की योजनाओं के उसके रोड मैप को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े और सरकार बनाए। आम आदमी पार्टी राज्य में लगातार सदस्यता अभियान भी चला रही है। अब तक पार्टी से 6 लाख से ज्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं और ये संख्या और बढ़ रही है। हालांकि पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी संभावित उम्मीदवारों को लेकर कह रहे हैं कि पार्टी उन्हें प्राथमिकता देगी, जो सक्रिय होने के साथ साथ मैदानी क्षेत्र में पार्टी के लिए डटे हुए हैं। पार्टी का दावा है कि छत्तीसगढ़ में आप तीसरे विकल्प से भी आगे जाकर सरकार बनाएगी। जैसा उसका इतिहास रहा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं पे सबसे पहले विश्वास करती है और अभी सारे कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक की कमेटी बनाना, बदलाव यात्रा, अभी वो प्रक्रिया आम आदमी पार्टी में चालू नहीं हुआ है। सारे लोग काम कर रहे हैं। जिनका नाम सर्वे में से निकल के आएगा उन लोगों को पार्टी पहली प्राथमिकता देगी और अगर उनसे भी कैपेबल लोग सर्वे में उनका भी नाम आता है, मान लो पार्टी के बाहर के हैं, तो पार्टी उस पर भी विचार करेगी। अलग अलग प्रकार के जनप्रतिनिधि जो वाकई में आम लोग हैं वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी बहुत तेजी के साथ तीसरे विकल्प से भी आगे की ओर निकलने की ओर दिख रही है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के सदस्यों में गजब का उत्साह जरूर है, लेकिन दिल्ली, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों के चुनाव में जहां पार्टी के साथ काबिल उम्मीदवार थे, वैसी स्थितियां यहां नजर नहीं आ रही। अब देखना होगा कि आप उम्मीदवारों के लिए क्या पैमाना तय कर नामों की घोषणा करती है। INH 24/7 के लिए रायपुर से मनोज नायक की रिपोर्ट। प्रदेश भर में 54 विधानसभा विधायक, आपको बता दें कि 54 विभाग के 45,000 संविदा कर्मचारी 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और वही कर्मचारियों ने अपनी एक सूत्रीय नियमितीकरण की मांग को लेकर जल सत्याग्रह और सामूहिक इस्तीफा देकर प्रदर्शन किया, लेकिन अब तक मांग पूरी नहीं होने का विरोध करते हुए कर्मचारियों ने हरेली त्योहार के अवसर पर गेड़ी पर चढ़कर जेल भरो आंदोलन की शुरुआत उनके द्वारा की गई और साथ ही उनके द्वारा चेतावनी दी गई कि यदि उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो आगे आने वाले समय में और अधिक उग्र आंदोलन करेंगे। कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो ये चल रही है। आप देख सकते हैं नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर एक गेड़ी पर चढ़ करके जो आज प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। संविदा कर्मचारियों द्वारा आज जेल भरो आंदोलन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है।
करीब 54 विभाग के 45,000 से ज्यादा कर्मचारी जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। एक सूत्री मांग है, नियमितीकरण की मांग को लेकर के ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आज हरेली त्योहार भी है और यहाँ पर लोग किस प्रकार से एक अलग रूप से जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। गेड़ी पर चढ़ करके जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए और तूता धरना स्थल से आज जेल भरो आंदोलन का जो आगाज है वो यहाँ पर किया गया है। हम बातचीत करेंगे। आज गेड़ी पर चढ़ करके प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हम लोग लगातार 15 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और नियमितीकरण हमारी मांग है। नियमितीकरण को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे आंदोलन जारी रहेगा जब तक नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं होती। विधानसभा सत्र में 21 तारीख को विधानसभा सत्र घेरा जाएगा संविदा कर्मचारियों के द्वारा। तो जितने भी प्रदेश भर के समस्त संविदा कर्मचारी है वो आज गेड़ी पर चढ़ करके प्रदर्शन कर रहे हैं और जेल भरो आंदोलन का आगाज जो है वो आज संविदा कर्मियों ने यहाँ पर कर दिया है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोहम्मद सैन, NS 24/7 रायपुर। बरमकेला के लिंजीर में 1 माह पहले बना अर्दन डैम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आपको बता दें कि पहली बारिश में ही बांध टूट गया। दरअसल सुराजी गांव योजना के तहत नरवा विकास योजना में अर्दन डैम का निर्माण वन विभाग ने के ठेकेदारों के द्वारा उनके माध्यम से करवाया गया था। ठेकेदार और वन विभाग की लापरवाही का खामियाजा अब अंचल के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। खेत में लगाई गई फसलों में मिट्टी भर गई है। ग्रामीणों ने इसकी गुणवत्ता विहीन निर्माण के लिए को लेकर उनके द्वारा चेतावनी दी गई और मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ठेकेदार द्वारा मैंने बनाया गया है लेकिन अनियमितता कारण मैंने पूरा घटिया बना दिया गया है। इसको मैंने जिला अध्यक्ष को भी आवेदन दिया गया था 8/5/2023 को और बार बार मैंने विभाग को भी निवेदन किया गया, फिर भी वो विभाग वाले भी ध्यान नहीं दिया गया। इसमें बांध टूट जाने के कारण से हम लोगों का अप्रोच जो सड़क है वो टूट चुका है और आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है। खेती बाड़ी सब बर्बाद हो गए हैं। रात को 10 बजे कहते हैं कि ये रोड के ऊपर से पानी गुजरा और ये बांध टूट गया है ना। नीचे के जितने धान के खेत वो सब बालू से गिट्टी से पट गए हैं और बहुत नुकसान भी हुआ है। भारतीय शक्ति चेतना भी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रही है। धमतरी के मिशन ग्राउंड में रविवार को भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने आम सभा की और वही भारतीय शक्ति चेतना जो पार्टी है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला इसमें शामिल हुई और इसमें भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की जन कल्याणकारी विचारधारा से अवगत कराया गया। पार्टी ने नशा, मांसाहार, भय, भूख, भ्रष्टाचार और जाति भेद, छुआछूत और सांप्रदायिकता से मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने को लेकर हुंकार भरी है। साथ ही सभी 90 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा की। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपनी बोरसे स्थित निवास पर कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक ली। विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के घेराव को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आंदोलन कर उसमें जवाब मांग रहे हैं, उनका जवाब हमें देना होगा। मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष सभी से चर्चा कर जवाब को कार्यक्रम कर देंगे और उसके जवाब जरूर देंगे। उनको नजर आया तो टेस्ट करवाएंगे और चश्मा भी दिया जाएगा। कार्यक्रम बीजेपी को हुआ और हर विधानसभा क्षेत्रों में करने का बीड़ा उन्हें उठाया है। उनके कार्यक्रम के बाद कल मैंने अपने साथियों से चर्चा किया है। उनका मेन लाइन था जवाब दो, तो हमसे जवाब मांग रहे हैं क्या हुआ, तो हम जवाब लो कार्यक्रम करेंगे अब सब विधानसभा में उनके करने के बाद। और मैं सब साथियों को भी कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष को भी जवाब दो उनने कहा है तो हम जवाब देंगे और वैसा ही कार्यक्रम करके करेंगे। उनको नज़र नहीं आ रहा होगा तो उनके आई टेस्ट भी करवाएंगे कि नंबर कम ज़्यादा है, सड़कें बन रही है, नहीं दिख रहा हो। बालोद के महादेव भवन गंजापारा में आयोजित जिला स्तरीय गढ़बो भविष्य प्लेसमेंट कैंप का सोमवार को समापन किया गया और इस अवसर पर कलेक्टर ने प्लेसमेंट कैंप में मौजूद नवयुवकों को जीवन में उपलब्धि हासिल करने और उनके सपनों को साकार करने के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्स दिए और वही गढ़बो भविष्य
प्लेसमेंट कैंप में शामिल होने के लिए अंतिम दिन 557 लोगों को अपना पंजीयन उनके द्वारा करवाया गया, जिसमें 116 नवयुवकों को अलग अलग कंपनी ने अपने कंपनियों में नियोजित किया। बालोद जिले के छत्तीसगढ़ की परंपरा, संस्कृति और गौरवशाली विरासत को सहेजने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया और हरेली त्योहार के अवसर पर ढेमा बुजुर्ग गांव में मां दत्तेश्वरी का आशीर्वाद लेकर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ किया गया। बरसते पानी में महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भिंडिया और कलेक्टर साहब जनप्रतिनिधियों के पिठुल खेलकर उनके द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आगाज उनके द्वारा किया गया। बेलपान के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु बेलपाम और बम हर हर महादेव की जयकारे के साथ ब्रदेश्वर महादेव में जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। शाम तक मंदिर में श्रद्धालुओं की कतार लगी रही और वहीं बिलासपुर जिले में रतनपुर भगवान शंकर के स्वयंभू लिंगों में से एक रतनपुर का ब्रदेश्वर नाथ महादेव मंदिर है, जो अति प्राचीन मंदिर होने के साथ ही अनेक गुण रहस्यों से समेटे हुए हैं। ब्रदेश्वर महादेव का बूढ़ा महादेव भी उनके द्वारा कहा जाता है और ये मंदिर सुरम्य वादियों में के बीच राम टेकरी की तराई में स्थापित किया गया। सावन के प्रतिदिन सोमवार में भक्त की कतार यहां पर लगी रहती है और सावन के दूसरे सोमवार को मंदिर में पूजा अर्चना कर दर्शन के लिए शिव भक्त भारी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। और वहीं किंवदंती के अवसर पर मंदिर को द्वारपा युग के राजा वृंदेश्वर में बनाया गया था और इसके बाद से उनके नाम पर अनुरूप उनका नाम ब्रदेश्वर नाथ महादेव मंदिर रखा गया। मंदिर है और इस मंदिर में समस्त नगर के और बाहर से जितने भी हिंदू शिव प्रेमी हैं वे श्रावण मास में आकर के और अपनी अपनी जो मन की जो उनके मांग है उनको वह पूर्ण करने के लिए मत्था टेकते हैं। और मंदिर विद्येश्वर नाथ महादेव बहुत प्रसिद्ध बहुत प्राचीन मंदिर है ये, और यहाँ भगवान जो है जटा स्वरूप में है, इनका लिंग नहीं है, जटा के स्वरूप में है। और यहाँ जितना भी जल डालेंगे ये कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं चलता। शादी को भी 2 साल कंप्लीट हुआ है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी में हमें बताया गया था कि ऐसा ऐसा दिक्कत है आपके में, लेकिन मेरी सासू माँ ने इस व्रत को किया और सब कुछ अच्छा नॉर्मल रहा। इससे और आस्था जग गई हमारे मन में। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ उतना ही। आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।